आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जिसे स्वर्ग का टुकड़ा माना जाता है। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ कभी भी विदेशियों का बोलबाला नहीं हुआ। साथ ही इस देश में मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस देश की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। चार चांद नहीं बल्कि यहाँ के ऊंचे पहाड़ तो इस देश की शान बने हुए हैं। वैसे अगर आप अभी भी इस देश को नहीं पहचान पाए हैं तो हम आपको बता दें, यहाँ बात हो रही है भारत के पड़ोसी देश नेपाल की। जी हाँ, वही नेपाल जिसे हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। मन को लुभाने वाली हरियाली, दिल को छूने वाली आबो हवा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतिहास की याद दिलाने वाली ऐतिहासिक चीजों से भरा नेपाल देश एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति से लेकर हर एक चीज बेस्ट है। हिमालय की गोद में बसा ये प्यारा सा देश साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। यही नहीं, इस खूबसूरत देश को देवताओं के घर के नाम से जानते हैं। यहाँ एक तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ है ऐतिहासिक तीर्थ स्थान जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। वैसे दोस्तों, जिस तरह ये देश हर जगह से दिलचस्प नजर आता है, वैसे ही इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है, जिसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम इस देश को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। 181 स्क्वायर किलोमीटर में बसा ये देश एरिया के हिसाब से दुनिया का 95वां सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 49वां सबसे बड़ा देश। ये देश लगभग 30.72 मिलियन लोगों का घर है। नेपाल में अलग अलग तरह की सांस्कृतिक विरासतें मौजूद है। इस देश का नाम नेपाल भी वैदिक काल के रिकॉर्ड से लिया गया है। ये ही एक ऐसा देश है जहाँ अंतिम हिंदू साम्राज्य था। और तो और इस देश में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम जी का एक अलग ही क्रेज आपको देखने मिलेगा। वो भी देखे क्यों ना यार, गौतम बुद्ध जी का जन्म भी नेपाल में हुआ। जी हाँ, सदर्न नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल एक मल्टी एथनिक देश है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। नेपाल के काठमांडू का नाम तो आपने सुना होगा, ये देश की राजधानी है। इसके साथ ही नेपाल का सबसे बड़ा शहर भी है। नेपाल के नॉर्थ में चीन का बॉर्डर है जबकि साउथ ईस्ट और वेस्ट में भारत का बॉर्डर। नेपाल देश में तिब्बतन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन लोग बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। वहीं आपको हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ एक खास बात और है, वो ये कि नेपाली लोगों को गोरखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने वो वीरता दिखाई जो काबिले तारीफ थी। उसी के चलते आज उनको जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि नेपाल देश हिमालय में बसा हुआ है। साथ ही ये देश दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों का भी घर है, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। जी हाँ, वही माउंट एवरेस्ट जिस पर चढ़ने के लिए हजारों लोग जाया करते हैं। वहीं हर दिल की तमन्ना होती है कि एक बार इस पहाड़ के दर्शन हो जाए। वैसे नेपाल की हमारे देश के साथ बहुत अच्छी हमजोली भी है, जिसके चलते हम बिना वीजा पासपोर्ट के देश के सुहाने मौसम, बर्फीले पहाड़ों, हरियाली से भरपूर नजारों का मस्त लुत्फ ले सकते हैं। इसके अलावा नेपाल देश की भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ अच्छी दोस्ती है। साथ ही ये देश SSARC का फाउंडेशन मेंबर भी है। इसके अलावा देश यूनाइटेड किंगडम, नेशन और बेमिस्टेक का भी मेंबर है और इस तरह से हर चीज में बेस्ट है। ये देश दुनिया के इंपॉर्टेंट देशों की गिनती में आ जाता है। खैर दोस्तों, यहाँ तक तो हमने नेपाल के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया। अब आइए इसके इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं। आखिर क्या है इसका रहस्य और कैसे बना था ये सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, नेपाल के इतिहास के पन्नों को अगर खोला जाए तो ये देश हमें अशोक साम्राज्य का एक हिस्सा नजर आएगा। असल में बात यह है कि 3वीं शताब्दी में जब नेपाल में अशोक साम्राज्य होता था, इसके बाद आई 4वीं शताब्दी जब नेपाल ने सम्राट समुद्रगुप्त की सत्ता को अपना लिया और इस तरह 8वीं शताब्दी के आते ही तिब्बत ने यहाँ पर हमला कर दिया। उसके बाद तिब्बत का यहाँ पर बोलबाला हो गया और ऐसे ही समय बीतता बीतता 11वीं शताब्दी आ गई। इस शताब्दी में ठाकुरी वंश का बोलबाला होने लगा। इन सब के बाद इस देश में मल्ल वंश का उदय हुआ, जिसके बाद यहाँ का नजारा पूरी तरह से बदल गया। मल्ल वंश के सबसे पॉपुलर शासक यक्षमल जी ने लगभग 1426 BC से लेकर 1475 BC तक जमकर यहाँ राज किया और अपनी मृत्यु से पहले यक्षमल ने राज्य का बंटवारा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटों और बेटियों में राज्य का बंटवारा कर दिया, जिसके चलते नेपाल को 2 राइवल स्टेट्स में बांट दिया गया, जिसमें एक काठमांडू और दूसरा भातगांव हुआ। लेकिन यहाँ मुसीबतें कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई, क्योंकि यहाँ आपस में झगड़े शुरू हो गए। इन झगड़ों का फायदा उठाने के लिए दूर से ही एक जाति देश को निशाना बना रही थी। असल में ये ट्राइब गोरखा थी जो वेस्टर्न हिमालय से यहाँ पर नजर टिकाए हुए थी और उस जाति ने लड़ाई का फायदा उठाते हुए अपनी आर्मी को पावरफुल बनाया और नेपाल में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके बाद गोरखा जाति का ही बोलबाला होने लगा। लेकिन यहाँ से नेपाल का नजारा बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि गोरखा जाति ने न केवल यहाँ अपना अधिकार जमाया बल्कि अपनी आर्मी पावर को और ज्यादा बढ़ाकर नेपाल को एक पावरफुल राज्य बना दिया। अब इस तरह नेपाल को पावरफुल बनाकर उन्होंने पैर फैलाना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी के आते आते उन्होंने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने का फैसला किया और अपनी साउथ की सीमा बढ़ाकर ब्रिटिश भारत की नॉर्थ सीमा तक मिला दिया। लेकिन उनके इस कारनामे की वजह से बड़ी लड़ाई छिड़ गई और 1814 से 1816 ईस्वी के बीच नेपाल और अंग्रेजों में जमकर युद्ध हुआ और इस खतरनाक युद्ध के बाद दोनों में ट्रीटी ऑफ सोगली साइन की गई और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपाल ने अपने राज्य के कुछ भाग ब्रिटिश सरकार को दे दिए। इस तरह से युद्ध की शांति हुई। काफी समय बीत जाने के बाद ये वो समय था 1951 से 1960 का, जब राजा महेंद्र पंचायत के सिस्टम को लेकर आए और इस तरह से नेपाल में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी डेवलप हुई। इसके बाद साल 1990 में राजा महेंद्र के बेटे राजा वीरेंद्र ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को रिज्यूम कर दिया, जिसके बाद करीब 10 सालों तक माओवादी, उग्रवाद, कम्युनिस्ट का सामना करना पड़ा और इस तरह से लगातार नेपाल में कई पॉलिटिकल उथल पुथल चलती रही और साल 2008 के आते
आते राजशाही का भी एंड हो गया। अब राजशाही का तो एंड हो ही गया, तो नेपाल में अंग्रेजों के दौरान देखी गई उथल पुथल के चलते उस समय के शासकों ने फैसला किया कि क्यों ना नेपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री बनाया जाए। इसके बाद 2015 में हुई दूसरी स्टैचुरी असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के बारे में चर्चा की गई, जिसके बाद 20 सितंबर साल 2015 में ही नेपाल के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। इस तरह नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स को अपनी इच्छा से धर्म का पालन करने की आजादी दी गई। जी हाँ, इससे पहले एकमात्र नेपाली ऐसा देश था जो हिंदू राष्ट्र, लेकिन साल 2015 में लागू किए गए संविधान के बाद से ये देश सेकुलर देश बन गया। वैसे आज भी जब नेपाल की पॉपुलेशन पर नजर घुमाई जाए तो सभी धर्मों से ज्यादा नेपाल में हिंदू धर्म को मानने वाले आपको मिलेंगे। यही नहीं, आपको बता दें, नेपाल में बहुत से ऐसे ग्रंथ मौजूद हैं जो हाथ से लिखे गए, जिन्हें संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पुराने समय में नेपाल में संस्कृत को काफी माना जाता था। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम ग्रंथों के अकॉर्डिंग बात करें तो महाभारत में भी नेपाल के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें वहाँ के राजा कर्ण की जीत की चर्चा है। साथ ही आपको बता दें, नेपाल को भारत का एक हिस्सा माना जाता था। उनका रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन खबरों के अनुसार दोनों के रिश्तों में फिलहाल गर्माहट चल रही है। हालांकि ये गर्माहट कई बार नरमियत में भी बदल जाती है, लेकिन समय समय पर दोनों ही देशों के बीच में कुछ खींचतान देखने को मिलती है। हालांकि दोनों ही देशों में नरमी है या सख्ती है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। वेल दोस्तों, ये थी कहानी नेपाल की। अब आप हमें बताएं वीडियो कैसी लगी, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगली वीडियो मिलते हैं, देखने के लिए शुक्रिया।